हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। 91 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 90 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्ले लिस्ट से इसको ज़रूर देख लें। ये GIC पेपर है 2015 का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1955 से। ठीक है, मिलावट निरोधक अधिनियम 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ निम्न में से किन रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए? तो बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ मधुमेह के रोगियों को नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? तो वह है लिम्फोसाइट। कैसे? तो जो लिम्फोसाइट होता है वह रक्त के किस पोर्शन में होता है, यानी किस भाग में होता है? तो ध्यान दीजिएगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फोसाइट। और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को जो है वह हमारे बढ़ाती है। इसी वजह से जब लिम्फोसाइट पे इफेक्ट होगा तो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट ही विशेष रक्त कोशिका है जो इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है। बात समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं, पुरकिंजे तंतु होते हैं। पुरकिंजे तंतु क्या होते हैं? तो पुरकिंजे तंतु हमारे हृदय में जो है वह स्थित होते हैं। पुरकिंजे तंतु कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हृदय में पाए जाते हैं। निम्न में से वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो यह बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। तो नेफ्रॉन, ध्यान दीजिए, नेफ्रॉन जो है वह वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, यानी कि वृक्क के कार्य करने की इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा 8। मनुष्य के क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में क्या होता है? निम्न, सामान्य, उच्च या फिर अति उच्च? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अति उच्च। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर जो है वह रुधिर में अति उच्च हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे का लिंग जो है वह निर्धारित करता है? ठीक है, तो RH, B है हमारा X, Y या फिर X और Y दोनों। तो आप सबको पता होगा कि जो बच्चे के गुणसूत्र यानी कि बच्चे के लिंग का निर्धारण X और Y दोनों ही मिलकर करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? तो X और Y मिलकर ही बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। केवल X मिलेगा तो भी नहीं, केवल Y मिलेगा तो भी नहीं, दोनों, जब X और Y दोनों मिलेंगे तभी बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट हमारा, स्टर्नम को कहते हैं, स्टर्नम को क्या कहते हैं? तो हंसली की हड्डी, सीने की हड्डी, कंधे की हड्डी या फिर कॉलर की हड्डी। ठीक है, तो स्टर्नम को देखिए, सीने की हड्डी आप लोग इस तरीके से समझिए, स्टर्नम यानी जो हमारी ये छाती में देखिए इस तरीके से पसलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये पसलियाँ जो है ये जुड़ी रहती हैं, इसको कहते हैं उरोस्थी। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं उरोस्थी, इसी को ही स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, यही उरोस्थी क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। तो इसीलिए इंग्लिश वर्जन भी आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। स्टर्नम किसे कहते हैं? तो सीने की हड्डी में, यानी जो उरोस्थी होता है वही स्टर्नम जो है वह कहलाता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हम लोग बहुत ही टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पिट्यूटरी यानी जिसे कि पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ध्यान दीजिएगा, यह सबसे छोटी हड्डी है। थायराइड जो है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उन ग्रंथियों में थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात समझ रहे हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी सबसे छोटी ग्रंथि है और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा C, यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इसके साथ साथ देखिए कई क्वेश्चन जो है वह हमारे रेडी हो गए। आगे देखते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। इस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पर ये हमारा मस्तिष्क है, समझ लीजिए।
ठीक है। इसका ये वाला पोर्शन अगर इसको इस तरीके से हम लोग देखें, ये इस तरीके से, और ये पश्च मस्तिष्क हो जाता है। ये सामने से अगर देखेंगे तो ये वाला भाग इतना, तो यही सेरिब्रम है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। ऊपर से देखने में इस तरीके से यहाँ पर बीच में गैप दिखता है और साइड ये एक साइड का है, इसी तरीके से दूसरे साइड, तो यही वाला भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है, और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाती है, यहाँ कोई दिक्कत हो जाती है, तो क्या होता है? मनुष्य पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसे? तो सेरिब्रम के खराब होने से मनुष्य पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, यानी उसके शरीर में लकवा मार देता है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें जो है वह कंट्रोल में होती हैं। आगे देखते हैं, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। तो आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि जो जितने भी जंतु प्रधान रेशे हैं, जंतु प्रधान जो रेशे हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, रेशम जंतु प्रधान रेशा है और ऊन, तो रेशम भी प्रोटीन प्रधान रेशा हुआ और ऊन भी प्रोटीन प्रधान रेशा है। तो प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है उसमें होता है फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन जो है वह कच्चे रेशम में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण होता है, यानी कि पानी सोखने की क्षमता होती है। कैसे होते हैं ऐसे तंतु? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो तंतु होते हैं वह पानी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि पानी को सोखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पटोला कहाँ का वस्त्र है? बंगाल, बनारस, केरल या फिर गुजरात? तो ध्यान दीजिए, पटोला जो है वह गुजरात का वस्त्र है। ठीक है, समझ गए? पटोला कहाँ का वस्त्र है? तो पटोला गुजरात का वस्त्र है। गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होता है। किनमें होता है? तो गंधक डाई को आप लोग सल्फर डाई भी कह सकते हैं। ठीक है, गंधक को हिंदी में सल्फर और डाई को रंजक। ठीक है, तो सल्फर रंजक मुख्यतः प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो वायु के ऑक्सीकरण के लिए गंधक डाई का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीरी कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीरी कढ़ाई को कशीदाकारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, जो रेशम के कपड़े होते हैं उन पे वजन बढ़ाने के लिए वेटिंग किया जाता है। वेटिंग, कैसा वेटिंग? तो देखिए, टिन सॉल्ट के, रेशम के तंतु पर टिन सॉल्ट से क्रिया करा के उसको क्या किया जाता है? उसका वजन बढ़ाया जाता है। वजन बढ़ाने से क्या होता है? कपड़े, वस्त्र बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। अगर आप एकदम रेशम जैसे कि जिस रूप में वो पाया जाता है उसी में वस्त्र बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रेशम अत्यधिक हल्का और चिकना और चमकदार रेशा होता है। तो उस पर वजन बढ़ाने के लिए टिन सॉल्ट की क्रिया कराई जाती है। टिन सॉल्ट की क्रिया करा के तंतु का वजन बढ़ाया जाता है, जिससे वस्त्र बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो वेटिंग ऐसी परिसज्जा है जो कि रेशम के वस्त्र पर की जाती है। आगे देखते हैं, सेन्फोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है। तो यह इंगित करती है कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यह मेनली किस पे होता है? सेन्फोराइजिंग परिसज्जा, तो यह होता है सूती वस्त्रों पर। ध्यान दीजिए, सूती और लिनन वस्त्रों पर इस तरीके की परिसज्जा की जाती है, जिससे कि वस्त्रों में सिकुड़न आने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। आगे देखते हैं, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी, जिसे कि फुलर अर्थ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ग्रीस के धब्बे को हटाने के लिए फुलर अर्थ का प्रयोग करते हैं। फुलर अर्थ किसे? मुल्तानी मिट्टी। आप लोग इसका कुछ पॉइंट्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझेंगे, तभी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, सिले हुए वस्त्रों में गॉटेड का क्या मतलब है? गॉटेड का मतलब है, देखिए, वस्त्र पर जुड़ा हुआ तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। वस्त्र पर जुड़ा हुआ तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किस पे? सिले हुए वस्त्रों में गॉटेड का यह मतलब होता है। आगे देखते हैं, एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? यानी कि एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? तो इस तरीके से एक पल्ले का कपड़ा अगर बनाना रहे तो एक ही पल्ला, तो लंबवत चलेगा, क्षैतिज चलेगा, खुला चलेगा, लेकिन दोहरा मुड़ा हुआ कपड़ा जो है वह नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक दिश परिधान के लिए दोहरा मुड़ा हुआ कपड़ा उपयुक्त नहीं होता है। आगे देखते हैं, मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? तो मोयरिंग एक यांत्रिक परिसज्जा है, यह यंत्र द्वारा दी जाती है। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता है, अम्ल का असर नहीं होता है, वह कैसा रेशा होता है? तो ऐसा रेशा, तो देखिए, जो खनिज से प्राप्त रेशे, यानी जिसे कि एस्बेस्टॉस कहते हैं, तो खनिज से प्राप्त रेशे जो है वह जिन पे अम्ल और क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है और अग्नि से भी यह प्रभावित नहीं होता है।
आगे देखते हैं। करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो तो उसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जब करघे पर से कपड़ा उतरता है तो वो काफ़ी मैला रहता है, उस पर काफ़ी गंदगी लगी रहती है, ठीक है, तो कई दाग धब्बे लगे रहते हैं। तो तुरंत अगर करघे पर से कपड़ा उतरा है और उस पर कोई भी परिसज्जा नहीं हुई हो तो उस स्थिति, कपड़े की उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो ग्रे गुड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तुरंत करघे पर से कपड़ा उतरता है और उस पर कोई भी परिसज्जा, उसको सुंदर बनाने के लिए कोई भी परिसज्जा अगर नहीं की गई रहती है, जस की तस अवस्था रहती है, उसी अवस्था को कहते हैं, कपड़े की उस अवस्था को ग्रे गुड कहते हैं। आगे देखते हैं सल्फर रंजक। अभी मैंने बताया सल्फर रंजक यानी सल्फर डाई, ठीक है, सल्फर डाई या फिर सल्फर रंजक क्या है, तो यह जल में अघुलनशील है। कैसे, तो देखिए, जब सल्फर डाई का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो सूती या फिर किसी वस्त्र पर रंग चढ़ाने के लिए सल्फर डाई का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब सल्फर डाई किया हुआ कपड़ा रहता है तो वो पानी के संपर्क में, कपड़े जब पानी के संपर्क में आते हैं तो उसका कलर नहीं छूटता है, यानी कि पक्का रंग चढ़ाने के लिए हम लोग सल्फर रंजक का उपयोग करते हैं। कई क्वेश्चन बन गए, तो सल्फर रंजक का उपयोग कपड़े पर पक्के रंग को चढ़ाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि यह जल में अघुलनशील है, यानी कि सल्फर रंजक जल के संपर्क में आने पर घुलता नहीं है, इसी कारण कपड़ा अपना कलर जो है वह नहीं छोड़ता है। बात समझ रहे हैं आप लोग कि सल्फर रंजक क्या काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। सफ़ेद सूती वस्त्र पर ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है, किससे, तो तनु अमोनिया के घोल से सफ़ेद सूती वस्त्र पर ताजे खून के धब्बे को हटाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है, ठीक है, एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है सूती कताई के द्वारा। सूती कताई के द्वारा ही एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा राज्य कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वह कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर, ध्यान दीजिएगा, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह विधि क्या है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ 120 लिख के कोई भी ऑप्शन ए, बी, सी या डी जो भी आपको सही लगे, जो सही है आप लोग उसका आंसर मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं। आई होप आपका आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।